इस लेक्चर में हम कुछ जीन के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद रेप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स और उसका मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपने जब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि जीन क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमने कहाँ पढ़ा था बेटा? ये हमने पढ़ा था आपके फर्स्ट चैप्टर में, जेनेटिक्स में। फिर आगे हमने क्या पढ़ा? डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल इज आल्सो डिफाइंड एज जीन। फिर हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा कि जीन क्या है। हमने कहा जीन वो है जिसके पास बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है। तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है? उसके लिए जीन को एक्सप्रेस होना पड़ेगा और एक्सप्रेस होने के लिए पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो हमने उस डीएनए सीक्वेंस को भी जीन कहा जो टीआरएनए या आरआरएनए या एमआरएनए बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखती है, उसको भी हमने क्या कहा? जीन का। ठीक है। तो सो दो देर इज नो एम्बिग्यूटी दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द डीएनए। हालांकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि जीन डीएनए पे लोकेटेड है, इसलिए ये डिफिकल्ट हो जाता है टू लिटरली डिफाइन ए जीन। जीन डीएनए पे लोकेटेड होता है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो डीएनए सीक्वेंस के टर्म्स में कि जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है, इन टर्म्स में जीन को डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसमें एक प्रॉब्लम और क्या आ गई कि यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है। हम कह रहे थे कि डीएनए सीक्वेंस की फॉर्म में जीन को डिफाइन करना मुश्किल है, ऊपर से कुछ पार्ट ऐसा भी आ गया जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं रखता, जिसको हम कहते हैं नॉन कोडिंग पार्ट। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट की वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ गई कि जीन को हम डीएनए सेगमेंट की फॉर्म में डिफाइन कर पाए। ठीक है। तो ये थी कुछ जीन के डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर से लेकर के अब तक। एक और क्वेश्चन आता है, ये और देख लो, इसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है? नेम द टू थिंग्स विच ऑल्सो अफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो एक चीज तो आपको पता है, कोई भी कैरेक्टर इनहेरिट होगा तो उसको सबसे मेनली तो अफेक्ट कौन करता है? उसका जीन। कि अगर उसका जीन ट्रांसफर हो रहा है तो वो जीन इनहेरिट हो रहा है। दूसरा, वो जीन फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल, वो भी उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो इसको दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एक तो प्रोमोटर रीजन, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? स्टार्ट होती है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है वो इंटरेक्ट करते हैं। और दूसरा कुछ होती है रेगुलेटरी सीक्वेंस, जो इसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। वो भी सीक्वेंस किसी भी जीन के या किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट करती हैं। तो ध्यान देना, दो चीज़ें हमारे पास ऐसी हैं जो किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट कर सकती हैं, और वो चीज़ें कौन सी हैं? प्रोमोटर भी अफेक्ट कर सकता है और रेगुलेटरी सीक्वेंस भी। रेगुलेटरी सीक्वेंस मतलब जो हमारा जो मेन जीन होता है उसके एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेंगी, जैसे कि एक्टिवेटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं। तो कुछ ऐसी भी रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होती हैं। ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होती हैं ये प्रोमोटर के अपस्ट्रीम भी हो सकती हैं और डाउनस्ट्रीम भी। प्रोमोटर के अपस्ट्रीम मतलब प्रोमोटर से पहले, डाउनस्ट्रीम मतलब प्रोमोटर के बाद। तो ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये प्रोमोटर के अपस्ट्रीम भी हो सकती है और डाउनस्ट्रीम भी हो सकती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। हालांकि ये जो सीक्वेंस है ये किसी भी प्रोटीन या आरएनए के लिए कोड नहीं करती है बेटा, ध्यान देना। रेगुलेटरी जीन वर्ड हमने बोल तो दिया, लेकिन एक्चुअल में ये जीन की तरह काम नहीं कर रही है। दैट मीन्स ये ट्रू जीन्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना तो आरएनए बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होती है या ना ही प्रोटीन बनाने के लिए। हालांकि ये कुछ जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है, लेकिन इनके पास खुद आरएनए और प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है।
तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में हम बात कर लेते हैं मेन एंजाइम की। तो मेन एंजाइम की बात करेंगे तो क्योंकि हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं और ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए डीएनए की टेम्पलेट चाहिए, तो हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट। लेकिन उस टेम्पलेट को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं, आरएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो ये एंजाइम हमारा हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्या एंजाइम हो जाएगा बेटा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में कहा था कि वो पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सिमिलरली जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है ये भी पॉलीमराइज करेगा किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ध्यान रखना ये भी पॉलीमराइजेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करेगा और वो डायरेक्शन कौन सी होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, आरएनए पॉलीमरेज जो है ना ये आपको ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स में देखने को मिलेगा। इनिशिएशन में भी, एलोंगेशन में भी और टर्मिनेशन में भी। तीनों स्टेप्स में आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है ये चीज ध्यान से देखना, आरएनए पॉलीमरेज अकेला तो सिर्फ इलोंगेशन प्रोसेस को कैटालाइज कर सकता है। यह अकेला सिर्फ किस प्रोसेस को कैटालाइज कर सकता है, इलोंगेशन प्रोसेस को। अगर इसको इनिशिएशन करना है तो इनिशिएशन के लिए ये किसके साथ एसोसिएट होगा, इनिशिएशन फैक्टर के साथ। जब तक इनिशिएशन फैक्टर नहीं आएगा तब तक ये एंजाइम इनिशिएशन का काम नहीं करेगा। तो अगर इसको इनिशिएशन करना है तो इसको किसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, इनिशिएशन फैक्टर के साथ। ठीक है, और अगर इसको टर्मिनेशन करना है, क्या करना है, टर्मिनेशन करना है, तो इस एंजाइम को किसके साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, टर्मिनेशन फैक्टर के साथ। किसके साथ बेटा, टर्मिनेशन फैक्टर। इसका मतलब ये अकेला तो सिर्फ किस स्टेप को कर सकता है, एलोंगेशन। लेकिन अगर इसको इनिशिएशन करना है तो किसकी हेल्प चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर की। और टर्मिनेशन करना है तो किसकी हेल्प चाहिए, टर्मिनेशन फैक्टर की। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि इन फैक्टर्स के साथ इसकी जो एसोसिएशन है, इन फैक्टर्स के साथ इसकी जो एसोसिएशन है, इट अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये इन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को चेंज कर देती है। स्पेसिफिसिटी मतलब जब ये इनिशिएशन फैक्टर के साथ बाइंड करेगा तो ये इनिशिएशन ही कराएगा। ठीक है, और अगर ये टर्मिनेशन फैक्टर के साथ बाइंड करेगा तो सिर्फ टर्मिनेशन कराएगा। इसका मतलब जब इसको इलोंगेशन करना है तो इनिशिएशन फैक्टर को रिमूव करना पड़ेगा। ध्यान से देखना बेटा, स्टार्टिंग में आरएनए पॉलीमरेज के साथ इनिशिएशन फैक्टर बाइंड करता है तो फिर ये इनिशिएशन करता है। लेकिन फिर जब इनिशिएशन फैक्टर हटेगा तब जाकर के ये इलोंगेशन करेगा। लेकिन एलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन कब होगा, जब ये टर्मिनेशन फैक्टर के साथ बाइंड करेगा। तो अकेला तो ये एंजाइम सिर्फ एक ही स्टेप करा सकता है, दैट इज इलोंगेशन। अगर इसको इनिशिएशन और टर्मिनेशन कराना है तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, बाइंड करना पड़ेगा। किसके साथ बाइंड करना पड़ेगा, इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर के साथ, क्योंकि वो इसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज करेंगे। ठीक है, अब एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। क्या, हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज able to catalyze
all the 3 steps in transcription। भी हमने ये कहा कि ये कैपेबल होता है सिर्फ एक ही स्टेप को करने में, तो फिर ये तीनों स्टेप कैसे कैटेलाइज कर लेता है? तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वही इसका आंसर आएगा कि ये अकेला तो सिर्फ इलोंगेशन स्टेप करा सकता है, लेकिन अगर इसको इनिशिएशन करना है तो इसको इनिशिएशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, और अगर इसको टर्मिनेशन कराना है तो टर्मिनेशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन फैक्टर्स के साथ इसकी जो एसोसिएशन होगी, इट अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू इधर इनिशिएट और टर्मिनेट। वो इसकी स्पेसिफिसिटी को चेंज करेगी ताकि ये या तो इनिशिएशन कर दे या फिर क्या कर दे, टर्मिनेशन कर दे। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आरएनए पॉलीमरेज की फर्दर टाइप्स के बारे में। ये एनसीईआरटी नहीं दिया है बेटा, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरएनए पॉलीमरेज की फर्दर टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने डीएनए पॉलीमरेज में डिटेल में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स में उसकी अलग टाइप होती है और यूकैरियोट्स में अलग, तो सेम बेटा यहाँ पे भी है। आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स में काम करते हैं, इन प्रोकैरियोट्स, तो वहाँ पर तो हमारे पास एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। वहाँ पर तो क्या होता है, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, और वही आरएनए पॉलीमरेज ओल टाइप ऑफ आरएनए बना लेता है बाय ट्रांसक्रिप्शन। ओल टाइप ऑफ आरएनए मतलब आरएनए बनाना है तो भी वही आरएनए पॉलीमरेज, टीआरएनए बनाना है तो भी वही आरएनए पॉलीमरेज, आरआरएनए बनाना है तो भी वही आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पर तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के आरएनए बना लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज इनके न्यूक्लियस में है, वो 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप में। न्यूक्लियस में आरएनए पॉलीमरेज का मतलब है जो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए, क्रोमोसोमल डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए। हालांकि इसके अलावा ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है और प्लास्टिड होते हैं प्लांट्स में, उनके पास खुद का डीएनए होता है, तो वहाँ पर भी आपको ऑर्गेनेलीज में भी आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलेगा। लेकिन उस ऑर्गेनेलर आरएनए पॉलीमरेज के अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उसकी 3 टाइप एग्जिस्ट करती हैं। कितने टाइप एग्जिस्ट करती है? 3 टाइप। कौन कौन सी टाइप? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब तीनों में क्या डिफरेंस है कि हमें कैसा आरएनए बनाना है, उसके बेसिस पर अलग अलग टाइप के आपको आरएनए पॉलीमरेज चाहिए। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इट इज यूज्ड टू ट्रांसक्राइब आरआरएनए, और आरआरएनए में भी कौन से सब यूनिट बेटा? 28S, 18S एंड 5.8S। ध्यान रखना, इसकी आरआरएनए की जो 5S सब यूनिट है उसके लिए हमें चाहिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ध्यान रखना, आरआरएनए में 5S आरआरएनए को छोड़कर बाकी सबके लिए तो हमें चाहिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, लेकिन 5S आरआरएनए के लिए हमें क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किस लिए चाहिए? ये किस लिए चाहिए होता है? एट ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए के प्रिकर्सर को बनाने के लिए चाहिए, और एमआरएनए का प्रिकर्सर क्या कहलाता है? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए मतलब
हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार बता दूंगी आपको, देखो। लेकिन पहले आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में देख लो। एक तो ये यूज होता है 5s आरएनए बनाना। इसके अलावा अगर हमें ट्रांसक्रिप्शन से टीआरएनए बनाना है या फिर एसएन आरएनए बनाना है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो भी हम किसको यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, जैसे एग्जाम्स में एक बार बोर्ड एग्जाम्स में आ गया कि एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा आरएनए, कौन सा एंजाइम चाहिए। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, तो कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। 5s आरएनए की सिंथेसिस के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 28s आरआरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम चाहिए होंगे अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए। किसके केस में बेटा, यूकैरियोट के केस में। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में तो एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के आपके आरएनए की सिंथेसिस कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ एचएनआरएनए को प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए क्यों कहा गया है, ये भी मैं एक बार आपको डिस्कस कर लेते हैं, बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बेटा एचएनआरएनए जिसको हम हेट्रोजीनस आरएनए भी कहते हैं और एमआरएनए में क्या डिफरेंस होता है, जबकि हमने एमआरएनए पढ़ा था तब भी मैंने बताया था कि इसको हम एचएनआरएनए भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या, यूकैरियोट में जब ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन होता है तो उसमें कॉर्डिंग और नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस दोनों होती है। मान लो ये सीक्वेंस है कॉर्डिंग, तो बीच बीच में इंटरप्टेड होती है किससे, नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस से। किससे इंटरप्टेड होती है, नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस से। तो जब ये प्री मैच्योर फॉर्म में होता है तब तो हम इसको कहते हैं एचएनआरएनए। और जब इस प्री मैच्योर आरएनए में से हम इसकी इंट्रॉन्स की लूप को हटा दें, मतलब नॉन कॉर्डिंग पार्ट को हटा दें और इसके कॉर्डिंग पार्ट को आपस में ज्वाइन कर दें, तो इससे जो आरएनए बनेगा, जो इसकी मैच्योर फॉर्म है, वो मैच्योर फॉर्म इसकी कहलाएगी बेटा एमआरएनए। तो एक्चुअल में एमआरएनए किससे बना है, एचएनआरएनए से ही बना है। कैसे, इसकी नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस को रिमूव कर दिया गया, इसलिए हम एमआरएनए का प्रिकर्सर किसको कहते हैं, एचएनआरएनए को कहते हैं। एमआरएनए का प्रिकर्सर किसको कहते हैं, एचएनआरएनए को कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी आप। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आती है इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट। हमने कहा कि आरएनए पॉलीमरेज अकेला तो सिर्फ इलोंगेशन करा सकते हैं, इनिशिएशन कराने के लिए वो इनिशिएशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होगा और टर्मिनेशन कराने के लिए वो टर्मिनेशन फैक्टर के साथ एसोसिएट होगा। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ेंगे इनिशिएशन फैक्टर के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेटा टर्मिनेशन फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको आनी चाहिए, ज़रूरी है बेटा। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनिशिएशन फैक्टर की। तो प्रोकैरियोट्स में जो फैक्टर इनिशिएशन फैक्टर का काम करेगा वो फैक्टर होगा बेटा आपका सिग्मा फैक्टर। कौन सा फैक्टर होगा, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। और ये सिग्मा फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज का ही एक पार्ट है, जबकि यूकैरियोट्स में बेटा क्या होता है, सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है। सिग्मा फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसका मतलब उनके केस में इनिशिएशन फैक्टर का काम सिग्मा फैक्टर नहीं कर सकता। उनके केस में सेपरेट इनिशिएशन फैक्टर चाहिए थे, कोई और चाहिए, सेपरेट इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में तो इनिशिएशन फैक्टर का काम कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। लेकिन यूकैरियोट्स में क्योंकि सिग्मा फैक्टर एब्सेंट होता है तो उनके केस में इनिशिएशन फैक्टर का काम सिग्मा फैक्टर नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं टर्मिनेशन फैक्टर की। तो सेम उसकी तरह ही प्रोकैरियोट्स में
और यूकैरियोट्स में, दोनों में टर्मिनेशन फैक्टर कॉमन होता है। और वो कॉमन टर्मिनेशन फैक्टर क्या होता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स की हम बात कर लें तो वो होता है बेटा आपका रो फैक्टर। रो फैक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सिग्मा को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था बेटा, ध्यान देना, वो था आपका सिग्मा फैक्टर और ये है आपका रो फैक्टर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन फैक्टर कॉमन होता है, दोनों के केस में ही रो फैक्टर होता है, लेकिन इनिशिएशन फैक्टर अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स में तो इनिशिएशन फैक्टर है सिग्मा, लेकिन यूकैरियोट्स में इनिशिएशन फैक्टर का काम सिग्मा फैक्टर नहीं करेगा, इसके अलावा कोई और इनिशिएशन फैक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हम बात करें तो जैसे क्योंकि हम नया स्ट्रैंड बना रहे हैं तो नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए, लेकिन हम आरएनए बना रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट क्यों? हम पहले रेप्लिकेशन में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने वहां पर डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए था, क्योंकि वहां पर हम डीएनए बनाने वाले थे। यहाँ हम क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे, तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हमें चाहिए। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब शुगर के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच है, फिर इसके 5th कार्बन पे 3 फॉस्फेट अटैच है, जिसमें से जो टर्मिनल 2 फॉस्फेट ग्रुप है वो हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप है बेटा। टर्मिनल 2 फॉस्फेट क्या है? हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप। तो उनको जब हम रिलीज करेंगे तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और ये जो नीचे का पार्ट बच गया, न्यूक्लियोटाइड बच गया, ये किसका काम करेगा? ट्रांसक्रिप्शन में सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, जैसे रेप्लिकेशन में डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था, वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो इसका भी ड्यूअल रोल होता है, एक तो ये सबस्ट्रेट का काम करता है और दूसरा पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी देता है बेटा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन के केस में आरएनए पॉलीमरेज को कोई भी प्राइमर नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? प्राइमर नहीं चाहिए। रेप्लिकेशन में आपने क्या पढ़ा था? उसको प्राइमर चाहिए था, लेकिन इसको कोई भी प्राइमर नहीं चाहिए, क्योंकि ये इनिशिएशन करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर की हेल्प लेता है, प्राइमर की हेल्प नहीं लेता है। इसका आरएनए पॉलीमरेज खुद से क्या कर सकता है? इनिशिएशन कर सकता है अलोंग विद इनिशिएशन फैक्टर। तो इसको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए था, इसको बेटा प्राइमर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट हो जाती है। डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका मैकेनिज्म।